मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके बारे में कभी किसी से बात की होगी, क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना है। मैं मिडिल स्कूल में था जब मेरे पिताजी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं और मेरी माँ एक नए शहर में शिफ्ट हो गए और मुझे भी वहीं एडमिशन मिल गया। तो नया लड़का और टीचर का बेटा, आप शायद ये कल्पना कर सकते हैं कि मेरा पहला दिन कैसे गुजरा होगा। एक बड़ा लंबा लड़का जो एक बुली था, उसने मुझे धक्का दिया और मैं कचरे के डब्बे में गिर गया। किसी के बचे हुए बदबूदार हॉट डॉग ने मेरे चेहरे पर मारा। उसमें से निकली सरसों मेरे चेहरे पर मल की तरह लग रही थी। वैसे भी मैं घर पहुंच गया। मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और बिस्तर पर चला गया। अगले कुछ दिन बीत गए और मैं अभी भी स्कूल में अकेला बच्चा था। एक दिन रिसेस के समय मैं स्कूल के कैफेटेरिया की ओर जा रहा था। तभी मैंने एक जानी पहचानी हंसी सुनी। मैंने उसका पीछा किया और रुक गया। क्लास के बाहर मेरी माँ एक डेस्क के पास खड़ी थी और एक बो टाई पहने आदमी से बात कर रही थी। बो टाई कौन पहनता है? हाँ, हम बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लियम के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्या वो ठीक है? मुझे नहीं पता, वो ज्यादा बात नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। और इस तरह जेराल्ड हमारी लाइफ में आया। इस बातचीत के 3 महीने बाद माँ ने उससे शादी कर ली। वो स्कूल में अकाउंटेंट था और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जेराल्ड बुरा आदमी नहीं था। मेरा मतलब है, सबसे पहले मैं उससे नफरत नहीं कर सका। उनकी शादी के बाद जेराल्ड हमारे घर में रहने आया। उसने मुझे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की। वो नाश्ता बनाता, हमें हर शुक्रवार रात को खाने के लिए बाहर ले जाता। यहाँ तक कि मेरे बर्थडे पर मेरे लिए मेरा पसंदीदा गेमिंग सोल भी खरीदा। एक दिन मैं दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए अपने लॉकर से बुक्स निकाल रहा था। तभी मुझे अपने सिर के पीछे एक जोरदार तमाचा महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो मॉन्टी अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे पीछे खड़ा था। देखो अब कौन फेमस हो गया है। मॉन्टी, यार मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं तो क्या तुम्हारा सौतेला बात मेरे पिछवाड़े पर लात मारेगा? मुझे जाने दो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ स्कूल अकाउंटेंट के साथ सोती है। जब उसने मेरे परिवार के बारे में जोक किया तो हर कोई हंसा। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं चिल्लाया, मेरे फैमिली को इससे दूर रखो, समझे? ओहो, अचानक बड़ी बड़ी बातें। ये कहते हुए उसने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे मेरी आंखें काली हो गईं। मैंने अपनी माँ से झूठ बोला और कहा कि बास्केटबॉल खेलते समय मुझे चोट लगी है। मैंने मॉन्टी को अगले दिन से इग्नोर करने की प्लानिंग बनाई, लेकिन मेरे लाइफ की कुछ और ही प्लानिंग थी। स्कूल पहुंचने पर हम सभी को मॉन्टी क्लेमेंट के मौत के बारे में सूचित किया गया। वो स्कूल से घर लौट रहा था और किसी साइको ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसका शव जंगल में बड़ी झील के किनारे तैरता हुआ मिला। उसके हाथ पैरों को बांधकर झील में फेंक दिया गया था। तैरना न आने के कारण वो डूब गया। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। हत्यारे ने उसके नाखून और दांत उखाड़ दिए। उसके माता पिता सदमे में आ गए थे और हर कोई हैरान था। पुलिस ने इस हत्या की जांच शुरू कर दी और शहर में रात को कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी बच्चे को स्कूल के बाद सड़कों पर अकेले जाना अलाउड नहीं था। मैं रविवार की दोपहर बरसात में अपने कमरे में बैठा था जब जेराल्ड अंदर आया। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, शायद। वो मेरे पास बिस्तर पर बैठ गया और बोला, क्या तुम और मॉन्टी करीब थे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमें उसकी बदमाशी करने की शिकायत मिली थी। क्या उसने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई? मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था जो अभी अभी मरा है। नहीं, कभी नहीं। ठीक है, क्या पुलिस को पता चला ये किसने किया है? अभी नहीं। जेराल्ड उठा और दरवाजे की ओर चलने लगा। वो अचानक रुका और घूम गया। उसकी आंखें बड़ी चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। अब तुम सेफ हो लियम। और फिर वो चला गया।
मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने ऐसा क्यों कहा? अगले दिन मैंने जेराल्ड पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। उसे आधी रात तक बेसमेंट में काम करने की आदत थी। उस रात खाना खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर जागता रहा और जेराल्ड के सोने का इंतजार करता रहा। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, मैंने बेसमेंट का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। कदम ऊपर की ओर आने लगे और फिर ठीक मेरे दरवाजे के बाहर रुक गए। दरवाजा खुला था और मेरे कमरे में भी काफी अंधेरा था। हॉलवे से आ रही धीमी रोशनी ने छायादार माहौल बना दिया था। मैंने खुले दरवाजे की ओर देखा और जेराल्ड को बाहर खड़ा देखा। उसकी नजरें मेरे कमरे को स्कैन कर रही थीं। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं जाग रहा हूँ और मैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। लगभग 1 मिनट तक मुझे सोते हुए देखने के बाद वो धीरे से घुमा और अपने बेडरूम की ओर चला गया। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, मैं धीरे से अपने बिस्तर से उठ गया। बिना कोई आवाज किए सावधानी से नीचे चला गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था और केवल दादाजी की घड़ी की आवाज ही गूंज रही थी। मैंने बेसमेंट का दरवाजा खोला। उसने इस दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया था, इतना तो मैं जानता था। नीचे आकर मैंने लाइट जलाई और खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाया। वहां एक लकड़ी का टेबल और चेयर था। टेबल पर फाइलों और दस्तावेजों का ढेर लगा हुआ था। बेसमेंट में एक घिसा पीटा सोफा और एक छोटा सा टीवी भी था। मैंने मन में सोचा कि यहाँ कुछ चिंताजनक नहीं है। अचानक मेरी नजर उस छोटे मिनी फ्रीजर पर गई जहां जेराल्ड ने अपनी बियर रखी थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने इसे क्यों खोला, लेकिन जैसे ही मैंने इसे खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बियर की कैन के साथ ही तीखी गंध वाले रंगहीन तरल पदार्थ से भरा एक जार भी था और उस लिक्विड में मुट्ठी भर दांत और नाखून तैर रहे थे। फटे हुए नाखूनों पर अभी भी मांस का अवशेष चिपका हुआ था। तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो लियम? मैं डर के मारे पीछे मुड़ा और देखा कि जेराल्ड मेरे पीछे खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, उसकी आंखें नहीं झपक रही थीं। उसने मुझसे फिर पूछा, तुम देर रात तक क्यों जाग रहे हो लियम? मैं महसूस कर सकता था कि मेरा दिल तेज हो रहा है। मैं लड़खड़ाने लगा। आपने मोंटी को मार डाला? क्यों? पर क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुम्हारा डैड हूं और तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है। मैं चिल्लाया। मां! रुको लियम, चिल्लाना बंद करो। तुम पड़ोसियों को जगा दोगे। तुम एक हत्यारे हो। जेराल्ड ने मेरे मुंह पर अपना हाथ दबाया और फिर मेरे माथे पर चूमा। उसकी लार मेरी नाक पर गिरी और फिर मेरी आंखों में देखकर फुसफुसाया, डैडी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, बस उन्हें करने दो लियम। मैं आवाज नहीं कर सका। मेरी आवाज मेरे गले में ही मर गई। मैं केवल रोया। तभी मैंने अपनी मां की चिल्लाने की आवाज सुनी, जेराल्ड, लियम, तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जान, बस हम बातचीत कर रहे हैं। उसने मुझे जाने दिया और मैंने अपने हथेली से अपना चेहरा पोंछा। मेरी मां नीचे आई और हमारी ओर देखा। क्या तुमने उसे डरा दिया जेराल्ड? नहीं नहीं जान, मैं बस लियम को दांतों और नाखूनों के बारे में समझा रहा था। ओ माय गॉड लियम, क्या तुम ठीक हो? मैंने नीचे देखा और पाया कि मैंने डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब कर दिया है। मेरी माँ मेरे करीब आई और मेरे गालों को चूमते हुए कहा, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मदद करना चाहता है। क्या? किसमें मदद करना चाहता है? मैंने स्कूल में मोंटी को तुम्हें धमकाते हुए देखा था, उसे तो ये झेलना ही था। मुझ पर भरोसा करो, ये बहुत ही अच्छा लगा जब हमने उसे झील में फेंक दिया और उसके दांत और नाखून बाहर निकाले। हमने उसके शरीर को पानी में फेंक दिया और उसे झील में डूबते हुए देखा। मैं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छा परिवार बन सकते हैं, पर किसे परवाह है? मैं अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मैं, मेरी माँ और मेरे डैड जेराल्ड।
हमने जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने की कसम खाई है। मैं जानता हूं कि वो अजीब हैं, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। वे सब मेरे पास हैं, और जेराल्ड के लिए मैंने पहले ही अपने एक पिता को खो दिया है, जो कभी मेरी परवाह करता था। अब मैं उसे नहीं खोना चाहता। मॉन्टी के अवशेष अभी भी हमारे बेसमेंट में फ्रीजर में हैं। मॉम और डैड ने इसे एक स्मृति के रूप में रखा है, और सोचते सोचते मुझे भी उनकी विचित्रता से लगाव होने लगा। आखिरकार फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। जब ये सब शुरू हुआ तो मैं वास्तव में अपने सौतेले पिता रायन को पसंद करता था। वो और मेरी माँ किसी कार्यक्रम में मिले थे। डैड के मरने के बाद 18 महीनों में माँ वास्तव में ना तो ज्यादा हंसी थी और ना ही ज्यादा मुस्कुराई थी। रायन ने उन्हें बहुत खुश किया। उन्होंने उन्हें खुश किया और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए जब ये पहली बार शुरू हुआ तो मैं विचित्रता को नजरअंदाज करने के लिए तैयार था। रायन बहुत ही विशालकाय आदमी था, कम से कम 6 फुट या उससे ज्यादा। मुझे हमेशा हैरानी होती कि उसके कंधे दरवाजे में फिट भी आते होंगे या नहीं। उसकी दाढ़ी काली थी और उसकी हंसने की आवाज बहुत ही तेज थी, लेकिन हमारी पहली मुलाकात में कुछ अजीब सा लगा। ये उसकी आंखें थीं। वे उसके चेहरे के हिसाब से छोटी, लगभग काली थीं। और रात के खाने के दौरान जो माँ ने हम तीनों के लिए बनाया था, मुझे याद नहीं है कि मैंने रायन को एक बार भी पलक झपकते हुए देखा होगा। मेरे सौतेले पिता के हमारे साथ रहने के बाद पहले 6 महीने बहुत अच्छे थे। वो और मेरी माँ हफ्ते में कम से कम एक बार डेट पर जाते थे। रायन ने मेरे साथ घूमने के लिए भी समय निकाला, जिसका मैंने सम्मान किया। हर नए रिश्ते में किसी के लिए आपको गाड़ी चलाना सिखाने या कैलकुलस होमवर्क में मदद करने के लिए भी समय नहीं बचेगा। लेकिन इस आदमी ने कोशिश तो की। मैं हाई स्कूल के अपने सीनियर ईयर में जाने के लिए तैयार होने के लिए काफी स्ट्रेस्ड था। मैंने ये पहले ही नोटिस कर लिया था कि मेरे सौतेले बाप में कुछ गड़बड़ थी। जब भी हम बाहर जाते थे तो आमतौर पर लोग उन्हें घूरते थे। जब भी हम पब्लिक में बाहर जाते, लोग उन्हें घूरते रहते। शायद वो उनकी लंबी तगड़ी बॉडी की वजह से उन्हें घूरते थे। ये थोड़ा अजीब सा लगा। रेस्टोरेंट, पार्क और दुकानों में हमारी ओर बहुत ही अजीब नजरों से देखा जाता। मेरी माँ बेखबर लग रही थी, लेकिन वो प्यार में थी। मुझे लगता है कि वो और रायन एक दूसरे के लिए सपने देख रहे थे, और कभी कभी मुझे ऐसा फील होता कि मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो पहले कुछ महीने हम सभी के लिए अच्छे थे। फिर रायन हमारे घर में आ गया और चीजें अजीब होती गई। मेरे स्टेप डैड को बहुत सारे लेटर्स और पैकेजेस मिले। वो हम में से बाकी लोगों से पहले उठता था और कुछ सुबह मेल बॉक्स पर इंतजार करने जाता था। लेकिन मैं फिर भी देखता था कि कितना पत्र व्यवहार आया है, चाहे मौसम कोई भी हो, यहाँ तक कि बारिश भी हो। रायन मेलमैन का इंतजार कर रहा होता था। मैंने 1 या 2 बार लेटर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी समय पर मेल बॉक्स पर नहीं पहुंच पाया। एक बार जब रायन के पास बक्से या लिफाफे थे तो वे एक शेड में गायब हो गए, जिसे उसने कस्टम रूप से हमारी प्रॉपर्टी पर बनाया था। और उसने मेरी माँ को और मुझे स्पष्ट रूप से बताया था कि वो उसका प्राइवेट एरिया है। सभी मेल के अलावा रायन को हर समय ढेर सारी कॉल आती रही। मैं आधी रात को बेडरूम जाने के लिए अपने बेडरूम से बाहर निकलता था और नीचे किचन में बातचीत करते हुए उसे फुसफुसाते हुए सुनता था। कभी कभी मैं उनकी बातें सुनने के लिए हॉलवे में टहलता रहता था, लेकिन मेरे सौतेले पिता को सुनने के बारे में लगभग अलौकिक समझ थी। एक बार जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। वाकया के बीच में मैंने दबे पांव अपने कमरे में वापस जाने का प्रयास किया, लेकिन जब मैं सीढ़ियों के एंड में पहुंचा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि रायन मुझे घूर रहा था। मंद रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, जो किसी तरह से उसके गुस्से वाले चेहरे से भी बदतर था। उसके बाद मैंने उसकी देर रात तक कॉल सुनने की कोशिश करना बंद कर दिया। 1 साल बाद भी मेरी माँ अभी भी चांद पर थी। इस अजीब विशालकाय आदमी के प्यार में पागल थी। लेकिन फिर रायन का लंबे समय तक गायब रहने का सिलसिला शुरू हो गया। रायन ने हमें बताया कि वो बिजनेस ट्रिप्स पर जा रहा था। हालांकि उसने हमेशा इस बात को हमसे छुपाए रखा कि वो क्या करता है। उसने हमें बताया था कि वो प्रॉपर्टी डीलर है।
इसमें कोई डाउट नहीं था कि उस वर्ष के भीतर वो घर के सभी बिलों का भुगतान कर रहा था, मेरी माँ को फैंसी छुट्टियों पर ले जा रहा था और यहाँ तक कि मेरे कॉलेज फंड के लिए भी पैसे दे रहा था। रायन ने कभी भी अपनी नौकरी के बारे में विस्तार से नहीं बताया और उसकी यात्राएं लंबी और लंबी चलने लगी। पहले तो कुछ दिन इधर उधर हुए, फिर कई हफ्ते बढ़ते गए, जब तक कि वो लगभग 1 महीने के लिए गायब नहीं हो गया। लेकिन मैं बता सकता था कि वो डरी हुई थी। जब रायन आखिरकार एक रात देर से लौटा तो मैंने उसका सामना करने का डिसीजन लिया। माँ पहले से ही सो रही थी और जब वो गैरेज में गया तो वो नहीं उठी। मैंने उसे व्यवस्थित होने के लिए आधे घंटे तक का इंतजार किया, फिर नीचे चला गया। रायन किचन के टेबल पर बैठकर रात का बचा हुआ खाना खा रहा था। हाय बेटा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह मुस्कान तब गायब होगी जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था और फिर उससे कहा कि मुझे लगता है कि वो मेरी माँ को अंधेरे में रख रहा है। जाके सो जाओ, रायन ने कहा। उसका चेहरा फिर से ठंडा और सपाट हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे का तापमान गिर गया हो। अपनी शर्मिंदगी के कारण मैं उसकी उन अंधेरी मृत आंखों से नजर मिलाने में असमर्थ होकर दूर भाग गया। लेकिन उस रात मेरे मन में एक संकल्प बना, खुद से एक वादा। मैं कम से कम ये देखने के लिए शेड की जांच करूंगा कि मेरे सौतेले पिता ने स्टोरेज में क्या रखा है। मैंने एक लॉक्ड पिकिंग किट का ऑर्डर दिया कि आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको ये अमेज़ॉन पे मिल सकता है। फिर मैंने रायन और मेरी माँ के एक दिन के लिए बाहर जाने का इंतजार किया, वो भी पूरे हफ्ते तक। दरवाजे पर 3 ताले लगे थे। मैं उन सभी को 2 मिनट के अंदर समझ गया। ये एक बड़ा शेड था लेकिन तंग था। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और देखा कि मेरे पीछे केवल सूरज की रोशनी की परछाइयां थी। मैं लाइट स्विच के लिए दीवार पर इधर उधर टटोल रहा था। ये भी निश्चित नहीं था कि शेड के अंदर बिजली के तार लगे थे या नहीं। जाहिर तौर पर यह था। मैंने स्विच फ्लिप किया और एकदम पीछे हट गया। शेड हड्डियों से भरा हुआ था। वहां पसलियों और फीमर की कॉलर बोन से भरे बक्से थे। वहां बहुत सारे इंसानों की हड्डियां थीं और पीछे की दीवार पर एक पूरा मानव कंकाल चिपका हुआ था। मैंने चाकू बड़े ब्लेड देखे जो सांप की पूंछ की तरह आगे पीछे मुड़े हुए थे। कोने में एक पुतले पर एक जोड़ी काले कपड़े लटके हुए थे। मैं शेड के सामान को देखकर इतना डर गया कि मैंने दरवाजे पर चमचमाती लाल बत्ती को बमुश्किल से ही पहचाना। जब तक कि मैंने इसके बारे में बाद में नहीं सोचा। ये एक अलार्म सिस्टम था। मैं किचन के टेबल पर बैठ गया, अपनी अगली चाल तय करने की कोशिश कर रहा था। तभी रायन की कार गैरेज में आ गई। करने लायक स्पष्ट बात यह थी कि मुझे पुलिस को बुलाना था, लेकिन मैं डर गया था कि मेरी माँ भी किसी मुसीबत में पड़ सकती है। मैंने शेड को फिर से बंद कर दिया और सोचा कि मेरे पास उनसे बात करने और उन्हें रायन के बारे में चेतावनी देने का समय है। तब हम चुन सकते थे कि हमें एक साथ क्या करना है। हम 1 साल से ज्यादा समय से उसके साथ सेफ थे। हालांकि जब तक रायन ने अपनी कार को गैरेज में खींचा, मेरी माँ पहले से ही मर चुकी थी। मैं उनसे मिलने के लिए गैराज में गया और यात्री सीट पर उनकी मृत चौड़ी आंखों वाली लाश बैठे देखी। रायन मुझे खाली चेहरे से देख रहा था। उसकी शर्ट मेरी माँ के खून से सनी हुई थी। उसके हाथ में घुमावदार चाकू था। मुझे एहसास हुआ कि वो जानता था कि मैं शेड में घुस गया था। मैं चीखना चाहता था, अपनी माँ के लिए रोना चाहता था, लेकिन जब उसने कार का दरवाजा खोला तो मेरे पैर संभल गए और मैं घर में भाग गया। रायन के कुछ सीक्रेट्स थे और मेरे पास भी थे और मेरे माँ के पास भी थे। मुझे पता था कि उनकी अलमारी के पीछे एक छोटी सी बंदूक थी। उन्होंने उसे डैड के मरने के बाद और रायन से मिलने से पहले खरीदा था। मैंने उसे पीछे वाले घर से मेरा नाम पुकारते हुए आते हुए सुना। जैसे ही वो बेडरूम के दरवाजे से भागा, मैंने बंदूक तान दी। मैंने तब तक गोली चलाई जब तक कि क्लिप खाली नहीं हो गई। उसके पेट और छाती में 6 गोलियां लगी थीं। पुलिस तुरंत पहुंच गई। शेड की तलाशी लेने के बाद मुझे सच्चाई का पता चला। रायन सिर्फ हत्यारा नहीं था, उसका एक छिपा हुआ जीवन भी था। वास्तव में कई जिंदगियां। कुछ लोग उसके सीक्रेट्स के बारे में जानते थे। मेरी माँ जैसे और लोग उसका शिकार बन गए थे।